हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा, राइट? एंड मैं हूँ राहुल कुशवाहा, जो आज आपके लिए लेकर आया है पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आप जैसा कि देख सकते हैं आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट? रोल नंबर एंड ऑल दैट। हालांकि कुछ बच्चे होंगे जो पहली बार ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि सर ये क्या लेकर आ गए, डेली तो लेक्चर्स लेकर आते थे। अब बच्चे लोग क्या है, हमने ना सिलेबस को ख़त्म कर लिया है, राइट? फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। ओके, तो मैंने सोचा क्यों ना, आपके प्री बोर्ड भी पास आने वाले हैं और कुछ बच्चों के तो आ चुके हैं, तो आपको एक हल्का सा टेस्ट मिल जाए कि भैया क्वेश्चन पेपर आता कैसा है। ठीक है, तो मैंने सोचा आपके लिए क्वेश्चन पेपर ही ले आता हूँ प्रीवियस ईयर का। कोई गलती तो नहीं की या कोई पाप कर दिया? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई पाप किया है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है, निर्धारित समय आपके लिए, टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसे कोई नहीं पढ़ता, पढ़ना चाहिए, जबकि बिल्कुल पढ़ना चाहिए आपको। प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 27 प्रिंटेड पेजेस। ओके, पहले चेक कर लीजिएगा। ओके, कोड गिवन ऑन द राइट हैंड, कोड भी मैच करना होता है, रोल नंबर वगैरह। तो इंस्ट्रक्शंस को जरूर ध्यान से पढ़ना बच्चे लोग, एंड आंसर पे जाने से पहले सारे क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लेना। सारे क्वेश्चंस को रीड करने से क्या होगा, क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना है या कौन सा पोर्शन पहले अटेम्प्ट करना है। ओके, तो कोई टाइम वेस्ट किए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया यहाँ तो हिंदी में लिखा है, हम सोच रहे हैं कि इंग्लिश में पढ़ा देते हैं आपको। चलिए देखिए, सबसे पहले आपका था सेक्शन ए। हालांकि पैटर्न बदल गया है बच्चा लोग, सब कुछ वही है, क्वेश्चंस भी वही हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ठीक है, असर्शन रीजन सब अपनी जगह है। लेकिन इस बार फिजिक्स का पोर्शन अलग आएगा, केमिस्ट्री का पोर्शन अलग, बायो का पोर्शन अलग आएगा। ओके, बट वो बात की बात है, तो हम प्रीवियस ईयर का, ये 2025 का ही क्वेश्चन पेपर है, सेट 1 है। यस, सेट 1 है ये, ठीक है बेटा। तो अब आप देखेंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द मास रेशियो MH is to MO of hydrogen and oxygen gases liberated at the electrodes during electrolysis of water is। बेटा ध्यान रखना, ये मास रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मास रेशियो, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास होता है H2, ठीक है, और वहां पर ऑक्सीजन, तो ये 1:8 आएगा। क्या आएगा? सॉरी, पहले क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 और 2 होते हैं, तो ये हो जाएगा 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1:8। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर आपने इलेक्ट्रोलिसिस में तो पढ़ाया था 1:2 या 2:1 होता है। अरे भैया वो बाई वॉल्यूम होता है, वो बाई वॉल्यूम होता है, ये बाई मास पूछ रहा है ना बेटा। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है और वो दुगना होगा, तो 2 और ऑक्सीजन 16, तो 2 से डिवाइड कर दो 1:8। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी घुमाता है, लेकिन क्वेश्चंस वैसे रिलेटिवली मॉडरेट ही आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो टेस्ट ना करे तो फिर फायदा क्या है? ओके, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेस्पेक्टिवली। तो भैया एल्यूमिनियम का रिएक्शन और मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करोगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो कौन कहाँ पर है, Al2O3 एंड MgO। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शंस गलत है, MgO2 नहीं बनता है, यहाँ ये भी गलत है, MgOAl3O4 नहीं बनता है, Al2O3 एंड MgO। भैया Al का रिएक्शन O2 के साथ करेंगे तो बनेगा Al2O3, और Mg का रिएक्शन O2 के साथ करेंगे तो बनेगा MgO। देखिएगा, ये सारी चीज़ें इसी चैनल पर आपको नोट्स में, लेक्चर्स में मिल जाएंगी, ठीक है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके बच्चों, अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल शोज द pH वैल्यूज ऑफ 4 सॉल्यूशन A B C एंड D ऑन अ pH स्केल। ओके, तो ये बात तो मेरी नानी भी जानती होंगी कि B न्यूट्रल होगा, ठीक है। द सॉल्यूशन A B C एंड D रेस्पेक्टिवली, तो A, पहले A पूछा है, तो A क्या होगा? वीक एसिड। ये कलर विजिबल है ना बच्चों? मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ विजिबल तो है, लेकिन चलो मैं फिर भी कलर को एक बार चेंज करके देख लेता हूँ।
ये वीक एसिड होगा, बी आपका न्यूट्रल होगा, ये और ज़्यादा विजिबल होगा, लेट मी चेक, यस ये कलर सही है, न्यूट्रल होगा। सी कैसा होगा भैया, ये होगा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। और डी क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। बेटा 7 पे न्यूट्रल, और इधर से जैसे जैसे जाते हैं बेस का जो स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं ताकत बढ़ती चली जाती है, और इधर से आते हैं तो एसिड बढ़ता चला जाता है। तो देखो पहले कहाँ से, वीक एसिड, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड। ये रहा वीक एसिड, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, वहीं पे सॉल्व कर लो। नाउ आगे बढ़ी, ठीक है। अब भैया देखो 3 घंटा लगाएंगे इसको सॉल्व करने में, तो आप ही नहीं देखेंगे, कहेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, राइट। आप लोग जरूर अपनी आदत डालिएगा कि 3 घंटे में इसको कर लें, पहले कर लें, 2.5 आवर्स में हो जाना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज फाउंड दैट इन ईच केस सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, न्यूट्रल सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, एसिडिक सॉल्ट। भैया हम सभी जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सॉल्ट प्लस वाटर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक होता है, ये एसिड तो बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, सो सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। ओके बेटा, चलिए। रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म्स अ कंपाउंड सी। ओके, ए लूजेज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एंड बी गेन्स इलेक्ट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल नॉट बी शोन बाई कंपाउंड सी, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा ये, आयनिक बॉन्ड। ओके बेटा, सो इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये तो होता है। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, यस इट इज ट्रू। इट हैज वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नहीं यही गलत है भैया, प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस के बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा ना, तो ये नहीं होगा। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ट्रू, तो ये नहीं होगा। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर मोल्टन क्लोराइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज करना है, ठीक है। तो इसमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो ले लीजिए आप, ठीक है। गोल्ड तो आपको फ्री स्टेट में मिल जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड आयरन, ठीक है, सोडियम एंड आयरन। ओके बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज करेक्टली शोन इन ऑप्शन। देखिए सबसे पहले तो MgO बनता है, ठीक है, तो Mg पे 2+ चार्ज होगा और O पे 2 नेगेटिव। Mg जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ एक कर रहा है तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखने का तरीका ये गलत है, और यहाँ पर शेयरिंग दिखाई ही नहीं है, तो ये भी गलत है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर दिए, Mg 2+, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन इसको Mg से मिले हैं, और यहाँ पर 2 नेगेटिव ऊपर दिखाया जाता है, तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। नाउ सिक्रेशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल इफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ, तो माउथ सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, तो ये अगर कम प्रोड्यूस हुआ तो स्टार्च सिंपल शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा। विल अफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, प्रोटीन, फैट एंड शुगर इनटू अल्कोहल, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। द प्लांट हार्मोन whose concentration stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from the light, away from the light, ऑक्सीन। लाइट का लेना देना ऑक्सीन से होता है, सिंपल आंसर ऑक्सीन, ठीक है बेटा। ओके, आप लोग इसको एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सोडियम एंड आयरन, मेरे ख्याल से तो यही इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन एक बार मैंने किसी बुक में देखा था उस पर इलेक्ट्रोलाइटिक अब रिफाइनिंग करनी है, रिडक्शन तो यही होना चाहिए। रिफाइनिंग हम सिल्वर का भी करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। कैल्शियम मैग्नीशियम भी हाईली रिएक्टिव में ही काउंट हो सकते हैं। ओके, सो यू मस्ट चेक द आंसर। ओके ओके, एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, द करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल, दे possess both stamen and pistil, yes. They possess either stamen or pistil, no. They exhibit either self pollination or cross pollination, yes. They cannot produce fruits on their own, गलत, खुद से प्रोड्यूस, भाई सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है वो,
तो देखो फर्स्ट और थर्ड किस में, सी में, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके बेटा, इफ पी प्लांट्स विद राउंड एंड ग्रीन सीड्स, याद रखिएगा राउंड एंड ग्रीन, तो राउंड डोमिनेटिंग होगा, आर क्रॉस्ड विद पी प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड एंड येलो सीड्स, तो येलो इसमें डोमिनेटिंग होगा। द सीड्स डेवलप्ड बाय द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन राउंड येलो, 100% राउंड येलो, F1 जनरेशन में 100% राउंड येलो ही होंगे। ओके बेटा, 100%। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैज टेकन द फॉलोइंग पाथवे, ग्लूकोज तो यहाँ पर सबसे पहले आता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, उससे बनता है प्रिवरेट एसिड प्लस एनर्जी, फिर लैक्टिक एसिड बनता है मसल सेल में, ठीक है, मसल्स में जो हमारे पेन होने लगता है हाई एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद, जिमिंग वगैरह करने के बाद, ठीक है। तो देखो कहाँ पर है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ऑक्सीजन रिच मसल सेल्स नहीं, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। साइटोप्लाज्म एंड ईस्ट हो नहीं सकता, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल्स। ओके बेटा, ओके चलिए। मिरर एक्स इज यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट इन अ सोलर फर्नेस, कॉनकेव होगा, एक्स आपका कॉनकेव होगा, सोलर फर्नेस में कॉनकेव ही यूज होता है। एंड मिरर वाई इज फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल, कॉन्वेक्स होगा, क्या होगा, कॉन्वेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द टू मिरर्स, द इमेज फाउंड बाय मिरर एक्स इज रियल, डिमिनिश्ड एंड एट इट्स फोकस, ट्रू। भैया कॉनकेव है तो दूर से लाइट आएगी इन्फिनिटी से, तो वो फोकस पे बना देगा, ओके बेटा, और रियल बनाएगा, छोटी बनाएगा। द इमेज फाउंड बाय मिरर वाई इज वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट, ट्रू। द इमेज फाउंड बाय मिरर वाई इज वर्चुअल, बिल्कुल सही बात है, डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा, इरेक्ट मतलब सीधा होगा। द इमेज फाउंड बाय एक्स इज वर्चुअल, गलत, वाई इज रियल, गलत। तो देख लो फर्स्ट एंड सेकंड का है, वहां पे टिक लगाने का। अभी सारे काम मैं ही करूं क्या, ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। An old person is suffering from an eye defect caused by weakening of ciliary muscles. Ciliary muscles weak मतलब presbyopia, और presbyopia के लिए bifocal length, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डोंट वरी, इतना टेंशन लेने का है ही नहीं। Which of the following groups do not constitute a food chain? भैया किससे फूड चेन नहीं बनेगा, वुल्फ, रैबिट, ग्रास और लायन। भैया चलो मान लेते हैं कि ग्रास को रैबिट खा लेगा, रैबिट को वुल्फ खा लेगा, वुल्फ को लायन खा लेगा, ठीक है। प्लैंकटन में मैन, ग्रास हॉपर और फिश, भैया प्लैंकटन, ग्रास हॉपर तो घास खाता, प्लैंकटन खा नहीं सकता, ठीक है, सेकंड से नहीं बनेगा बेटा, सेकंड से तो नहीं बनेगा। हॉक, ग्रास, स्नेक, ग्रास हॉपर, ग्रास को ग्रास हॉपर खा लेगा, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा लेगा, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को हॉक, इससे बन जाएगा। ग्रास, स्नेक, वुल्फ और टाइगर, भैया स्नेक, वुल्फ, टाइगर तीनों में से कोई ग्रास नहीं खाता, तो इससे भी नहीं बनेगा। सेकंड एंड फोर्थ कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन डी। ओके बेटा, ओके चलिए, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी बाय द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज अबाउट, भैया सोलर एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 1% ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं प्लांट्स, बाकी 99% नहीं कर पाते, सो ऑप्शन डी 99%। ओके बेटा, अब असर्शन रीजन आ गए ना, ए इज ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, इन चार ऑप्शंस में से कोई एक चूज करना है, ठीक है। असर्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक, मतलब हीट एब्जॉर्ब होती है, ट्रू, बिल्कुल सही बात है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। भैया यहां पर एक्सप्लेनेशन कौन देगा कि डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक क्यों होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बेटा बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, अब हम आ जाते हैं 18 पे। असर्शन, अ ह्यूमन चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ट्रू। भैया जो ह्यूमन चाइल्ड बनता है वो सारे फीचर्स लेगा भाई, आंख, नाक, कान सब कुछ होगा उसके पास। रीजन, इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक इट पेरेंट्स, ना भैया ना, पूरी तरीके से तो सेम नहीं दिखता। शोइंग वेरी लिटिल वेरिएशन, ना, ठीक है, बहुत मतलब वेरिएशंस काफ़ी हद तक आ जाती हैं, तो इसमें ए ट्रू होगा, रीजन फॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट 19, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, अच्छा नो लिखा है, सॉरी, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, ट्रू। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल।
The reason the compass needle cannot point towards two direction at the point of intersection of two magnetic field lines. Correct explanation है बेटा. So option A is the right answer. A is true, R is true, R is the correct explanation. Next, 20 पे, the amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1980s. Okay, true. The oxygen atom combined with molecular oxygen to form ozone. बिल्कुल सही बात है भैया. O plus O2 gives O3. एंड आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये 1980 में ही हुआ था, क्योंकि मुझे सन याद नहीं आ रहा. ओके, तो अगर ये सही है तो इसका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी है भैया. ओजोन डिप्लीट किससे होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है. किससे होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन. तो एक बार आप ये डेट चेंज के डेट चेक कर लीजिएगा. ओके, डेट सही है तो ऑप्शन बी होगा, अदरवाइज डेट गलत होगी तो यू कैन चेक. राइट? ओके बेटा. ओके, बी तो सही है. द ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन. मैं डेट बोल रहा हूँ इसकी 1980s ही था कि पता नहीं समथिंग कुछ और था. ओके, तो यहाँ आपके MCQs हो जाते हैं. ओके, तो ये था आपके 2025 के. तो कुछ लग रहा है कि मतलब क्या, मतलब कुछ तो लग रहा है कुछ हद तक हमारी प्रिपरेशन कैसी है, मतलब इस लायक तो है ना कि आप बोर्ड का एग्जाम देकर आ सकते हैं. अरे टेंशन मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल. ठीक है, ज़्यादा टेस्ट भी नहीं करते वो लोग. राइट बेटा? चलो अब धीरे धीरे करके आसाम से, बाकी ये तो MCQs थे. ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को बढ़िया से. ओके, अ स्टूडेंट परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन हिज स्कूल लेबोरेटरी. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें डाला है जिंक ग्रेनुअल्स. लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन टू जस्टिफाई डेट इन दिस एक्सपेरिमेंट अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस. तो भैया डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बनेगा ZnSO4 प्लस H2. तो एक गैस इवॉल्व होगी तो आप कह सकते हैं भैया एक्सपेरिमेंट केमिकल रिएक्शन हुई है, और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. तो ये दो चेंजेस आप लिख सकते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन बन रहा है. क्या बन रहा है? हाइड्रोजन. एंड इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है. तो ये दो ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हैं, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे. ओके बेटा. ड्रॉ लेवल डायग्राम टू शो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा. ओके, अब हाइड्रा में थोड़ा सा ठीक है, ये हाइड्रा होता है. ठीक है, अब धीरे से धीरे अगला स्टेप क्या होता है बेटा? अगले स्टेप में इसमें से एक बर्ड निकलना स्टार्ट होता है यहां पर ऐसे करके. इसका अगला स्टेप, ये धीरे धीरे एडल्ट होता है, मतलब एडल्ट मतलब ग्रो करता है अपने आप को, और फिर बॉडी से डिटैच हो जाता है. ठीक है, बॉडी से इस तरीके से डिटैच हो जाता है. ठीक, तो आप कह सकते हैं ये पेरेंट है और ये डॉटर है, या ऑफ स्प्रिंग भी कह सकते हैं आप. इस तरीके से आप स्टेप्स को बना देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. ड्रॉ लेवल डायग्राम्स टू शो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा. इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, जिसमें जो प्रोजेनी होता है या डॉटर सेल होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है. ओके बेटा, चलिए नाउ 23 इसमें और है, हम और को भी डिस्कस करेंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं. Besides minimizing the loss of blood, why is it essential to plug any leak in a blood vessel? भैया अब मान लीजिए ब्लड का लॉस हो रहा है तो उसको कोई प्लग लगाना क्यों जरूरी है, मतलब उसको रोकना क्यों जरूरी है? ताकि ब्लड प्रेशर को कम किया जा सके. ठीक है, और ब्लड का लॉस भी कम हो. ये 2 रीज़न है. ब्लड प्रेशर कम होना चाहिए और ब्लड का लॉस भी कम होना चाहिए. ओके, नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस एंड स्टेट हाउ दिस कंपोनेंट परफॉर्म दिस फंक्शन. तो वो होता है प्लेटलेट. क्या होता है? प्लेटलेट. और प्लेटलेट का काम क्या होता है? क्लॉट बनाना होता है. आप देखते हैं जैसे कभी कट वट लग जाए तो वहाँ पर खून के थक्के से जम जाते हैं. ठीक है, तो क्लॉट कौन बनाता है? प्लेटलेट बनाता है. ओके, प्लेटलेट का काम होता है ये. ठीक, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद ना आया हो तो और वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं आप. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज रिलेटिवली स्लोअर देन इन एनिमल्स. गिव रीजन. ठीक है भैया, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा कुछ होती नहीं है, नर्वस सिस्टम होता नहीं. ठीक है, और वो कौन सा मूव करते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. ठीक है, तो इसलिए स्लोअर होता है. स्टेट द रोल ऑफ फ्लोएम इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स. भैया जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे जो फूड बनता है, जो खाना बनता है, वो फ्लोएम में तो लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह. पूरे पेड़ पौधे में खाने को पहुंचाने की जिम्मेदारी फ्लोएम की होती है. ठीक है, ये 2 नंबर का था, छोटा छोटा लिख देते. अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन पसंद नहीं आया तो नीचे वाला अटेम्प्ट कर सकते थे. ओके, चलिए आप देखिए आगे.
अब थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन आता है फिजिक्स वगैरह का, 2 नंबर का है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस। तो भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो माइनस का 60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कॉन्केव मिरर हो या लेंस, फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव 30 सेंटीमीटर। यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। तो आपको वी निकालना है। इस क्वेश्चन को मेरी नानी कर लेंगी। 1/v माइनस 1/u, 1/-30, 1/v माइनस माइनस 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको उठाकर इधर लाओगे फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, 30 और 60 का एलसीएम 60, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/60, 1/v रेसिप्रोकल कर देंगे तो 60/3 माइनस में, तो इससे डिवाइड करेंगे माइनस का 20 सेंटीमीटर। लो भैया हो गया, हो गया। ठीक है, आप छापना चाहते हैं तो छाप सकते हैं, अदरवाइज खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा खुद से ही ट्राई करें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ओके, अब आ जाते हैं 25 पे। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ओ भाई साहब, a wire of resistance R is cut into 3 equal parts. If these 3 parts are then joined in parallel, calculate the total resistance of the combination so formed. Oh my God, such a difficult question. लेकिन उसके साथ और दिया है, आपको ये पसंद ना है तो ये कर लेना, लेकिन हमको तो दोनों ही पसंद है। ठीक है, तो दोनों करके दिखाना पड़ेगा। चलो भैया, एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, बड़ा सा लेंगे, 3 हिस्से में काटना है, तो इसके 3 हिस्से कर दिए और तीनों की लेंथ बराबर है बच्चा लोग। मतलब इसकी लेंथ L थी, तो ये हो जाएगा L/3, ये हो जाएगा L/3, ये हो जाएगा L/3। और ये बात तो मेरी नानी भी जानती होंगे कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, तो L 3 गुना घट गया तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना घट जाएगा, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो R/3 हो जाएगा। ओके, अब ये R/3 पैरेलल में लगा दिया है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो पैरेलल का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। कहाँ सॉल्व करें, इधर कर देते हैं, ये तो लिख ही लिया होगा आप लोगों ने, इधर कर देते हैं बेटा। ठीक है, चलिए इधर कर देते हैं। आर पैरेलल का फार्मूला हो जाएगा R1 R2 R3, तो R इक्विवेलेंट 1/R/3, 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 तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/R, 3/R, 3/R। तो भैया डिनोमिनेटर सेम है, 3 3 9 3 12 हो जाएगा, तो 12/R और R पैरेलल मतलब इक्विवेलेंट R/12 ओम। आंसर, आंसर इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था, बहुत ज़्यादा। ठीक है बेटा, अच्छा नोट करना है तो कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। हम थोड़ी देर इंतज़ार कर सकते हैं, कर लो बेटा। ठीक है, कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं भैया, मिटा देते हैं इसको। नहीं मिटाएंगे तो अगला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। Define electric power. When do we say that the power consumed in an electric circuit is 1 watt? भैया पावर, तो पावर का क्या, इलेक्ट्रिक पावर, इट इज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, इट इज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, और इट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहा है, सो इट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे लिख देना। तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम, बस हो गया। तो पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ऐसा यूनिट जूल पर सेकेंड होता है, और इसी को वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट। तो जूल पर सेकेंड वाट हो गया। तो यहीं से अगर 1 वाट डिफाइन करना है तो भैया वर्क डन होना चाहिए 1 जूल, टाइम होना चाहिए 1 सेकेंड। व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड मतलब खर्च हुई 1 सेकेंड ऑफ टाइम में, तो देन पावर इज सेड टू बी 1 वाट, पावर इज सेड टू बी 1 वाट। जब 1 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में खर्च हो जाए तो पावर 1 वाट होता है। इंग्लिश में इसको आप और अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर एडवर्सली इफेक्ट द एनवायरमेंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, भैया कैसे जस्टिफाई करें इस स्टेटमेंट का? समझ में तो नहीं आ रहा मुझे भी, क्या करूं, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी क्वेश्चन में। क्या करें, इजी क्वेश्चंस भी नहीं आते। आपको आता है तो बता दो यार, कमेंट कर दो। आता है तो बता दो आप लोग, तब तक मैं ये मिटा लेता हूँ, टाइम पास कर लेता हूँ थोड़ा सा। तब तक आप लोग कमेंट कर दो आंसर इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया कि इसका आंसर हमको आता है या नहीं। बेसिकली पेस्टिसाइड और ये केमिकल्स का यूज़ होता है, तो मान लो फार्मर ने उसे फील्ड में यूज़ किया, ठीक है, तो सॉइल की फर्टिलिटी तो डैमेज होती है। मान लीजिए रेन हुई, रेन से वो केमिकल्स वगैरह बहकर किसी रिवर वगैरह में चले गए तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट को भी डैमेज करेंगे। और उन केमिकल और पेस्टिसाइड का यूज़ करके जब सब्जियां पहुंची, राइट, उन सब्जियों को किसी ने खाया, फिर किसने खाया, फिर किसने खाया, तो यहाँ पर आता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या कहता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में केमिकल्स का ट्रांसफर होना। तो मान लो ह्यूमंस लास्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं, तो भैया कुछ बीमारी हो जाएगी। ये केमिकल्स और पेस्टिसाइड नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, हमको बीमार कर देंगे, मर जाएंगे, खाना पीना भी दुश्वार हो जाएगा। यही आंसर होगा इसका। ठीक है, 27 कैसे भैया, क्या लिखा है यहाँ पर? अब आ जाते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन। सब 2-2 नंबर वाले थे, आसान थे, सभी ने कर लिया, मैंने भी कर लिया, आपने भी कर लिया। क्या करें, आसान क्वेश्चन में मन लग जाता है। 27 से 23 शॉर्ट आंसर टाइप, तो ये क्या था? आए वेरी शॉर्ट आंसर, इसीलिए कहते हैं इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना मेरी तरह नहीं पढ़ोगे तो यही होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आल्सो प्ले अ की रोल इन एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ओ माय गॉड, क्या पूछ रहा है ये, इतनी भारी भरकम इंग्लिश। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद 2 एग्जांपल्स। फिर से पढ़ लेता हूं, मेरे एक बार में समझ में नहीं आया मुझे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आल्सो प्ले अ की रोल इन एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद 2 एग्जांपल्स। 2, तो भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे भाई? तो आपने अगर इसी चैनल पर किसी, ठीक है, इसी चैनल पर हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के वीडियोस अपलोड कर रखे, उसको जाइएगा एक बार देखिएगा। उसमें हमने एक बात बताई है कि कार्बन क्या करता है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन वो जिंक वगैरह इन छोटे मोटे मेटल्स को रिड्यूस कर देता है उसके ऑक्साइड से, लेकिन जो मतलब थोड़े से ज़्यादा रिएक्टिव होता है उनको रिड्यूस नहीं कर पाता। तो यहीं पर आता है जैसे मैंगनीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड, MnO2 प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पाउडर के फॉर्म में यूज होता है, तो Mn अलग, Al2O3 अलग। और इसके बाद आता है थर्माइट रिएक्शन, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, यहाँ भी पाउडर के फॉर्म में, और ये हो जाएगा, आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, Al2O3 प्लस Fe। और साथ में इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है कि ये वेल्डिंग पर्पजेस के लिए यूज होता है, रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए यूज होता है, इसे थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। तो देखो एल्यूमिनियम ने रिप्लेस कर दिया ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई ना बेटा, 2 एग्जाम्पल भी हो गए, और देखो मैंगनीज एक्सट्रैक्ट भी हो गया और आयरन भी एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, लिख लेना। अरे मेरे को लगा इसी में 3 नंबर मिल जाएंगे, बताओ यार, एक क्वेश्चन और पूछ रखा है इसमें, मतलब इस पे 1 मिलेगा, इस पे 1 और इस वाले पे 1 मिलेगा। Why can metals high up in the reactivity series not be obtained by reduction of their oxides by carbon? क्योंकि अभी बताया, इसका रीजन मैंने इससे पहले ही बता दिया था। कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन वो जिंक जैसे मेटल्स को ही रिड्यूस कर सकता है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को वो रिड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे फिर एल्यूमिनियम वगैरह को यूज़ करते हैं, क्योंकि फिर जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, उनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा होती है। ओके बेटा, ओके, तो इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर इस पर और 1 नंबर इस पे मिल जाएगा। विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर विच एन आर्टिकल आयरन आर्टिकल्स गेट रस्टेड। आयरन आर्टिकल्स गेट रस्टेड, भैया एक्टिविटी से बताना है आपको, मेरी मानो तो और वाला कर लो, मैं भी और वाला ही बता देता हूं। अब एक्टिविटी कौन ही लिखने जाएगा इसमें, एक्टिविटी लिखेंगे फालतू का टाइम वेस्ट होगा, 3 नंबर के लिए एक्टिविटी लिखूं अब मैं? चलो और वाला कर लेते हैं।
नेम टू मेटल्स विच रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, सोडियम पोटेशियम। लिस्ट एनी थ्री ऑब्जर्वेशन विच अ स्टूडेंट नोट्स व्हेन, थ्री ऑब्जर्वेशन व्हेन दीज मेटल्स आर ड्रॉप्ड इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, वायलेंट रिएक्शन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा और जो गैस प्रोड्यूस होगा वो आग पकड़ सकता है। तीन रिएक्शन, तीन ऑब्जर्वेशन हो गया। देखो कितना इजी था, ठीक है। और अगर किसी को लग रहा है कि भैया वही गैस प्रोड्यूस होगा आग पकड़ लेगा, तो लिख देना है कि बेस बनता है, ठीक है, Na+H2O, राइट, क्या बनेगा, NOH बनेगा, H2+ हीट, ऐसे लिख देना कि बेस बनेगा एक। अब 2 नंबर इस पे मिल गए। राइट अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ दीज मेटल्स विद वाटर। ओ माई गॉड, हाइड्रोजन बनेगा, जस्ट टेक अ बर्निंग कैंडल टू इट, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। कहा था ना और वाला कर लो, आसान है, और वाला कर लिया। इसका मतलब हम ये नहीं बताएंगे, अरे बताएंगे बेटा बताएंगे, गोली दे रहे थे बस। देखिए, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच आयरन आर्टिकल्स गेट रस्टेड। चलो भैया कोशिश कर सकता हूँ, बस क्या करें, थोड़ा सा तो कोशिश करना ही पड़ेगा। एक बीकर ले लीजिए यहाँ पर, ए में भर दीजिए पानी। पानी भरने के बाद इसमें आयरन नेल डाल दीजिए। अब आयरन के लिए मैं कलर यूज़ करूँगा दूसरा, कौन सा, ये रहा, रंग बिरंगा, ये आयरन के नेल्स डाल दिए, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, इतना बड़ा पेंटर होता तो स्केच वगैरह बनाता ना मस्त एकदम। ए हो गया, चलो एक बीकर और ले लेते हैं, बी में पानी तो डालेंगे ही, चलो भैया पानी डाल दिया, इसमें नेल भी डालेंगे, लो 1 2 3 4, इसमें चक्कम नेल डालते हैं, नेल वरना ख़त्म हो जाएंगे। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक ऑयल की भी लेयर लगा देंगे, ऑयल की, क्यों, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, चिंता नहीं बच्चे लोग, सब बताऊंगा आपको, ठीक है। इसमें एक कॉर्क फिट कर देंगे, कॉर्क, ठीक है। आप बोतल ले लेना, वो वाइन वाली बोतल है ऐसे खोलने वाली, ठीक। और इसमें डाल देंगे CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, और इसमें हम डालेंगे नेल्स, 1 2 3 4, ये इस बीकर का नाम दे देते हैं C, ठीक है बेटा। सर कुछ भी बता रहे हो सर, ये क्या है ये, देखो अब ए में क्या है, उसमें रस्टिंग होगी क्योंकि उसको पानी भी मिला है और एयर भी मिला है, और रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए एयर और पानी दोनों ही जरूरी है। अब यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया, तो ऑयल क्या करेगा, एक बैरियर बना देगा, एयर आ ही नहीं पाएगी, तो पानी मिला एयर नहीं मिला तो रस्टिंग नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो कॉर्क लगा रखा तो एयर तो आ नहीं रही, लेकिन हो सकता है डब्बे में कुछ मॉइस्चर हो, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए डाल दिया CaCl2, तो मॉइस्चर है नहीं, तो ना ही पानी मिला ना एयर, तो यहाँ भी रस्टिंग नहीं होगी, मतलब बी और सी में नहीं होगी, ए में होगी, ए में होगी। तो ये था एक्टिविटी, ऐसे लिख देना, ठीक है बेटा। हजम करने के लिए टाइम चाहिए, ले लो ले लो ले लो, जल्दी जल्दी बेटा जल्दी, ठीक है। अरे बोलो भाई, आगे बढ़े ना, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। आए, हिंदी आ गई, हाँ। प्लांट्स हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स, इवन दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई समझते हो ना, चेंज इन द एनवायरमेंट, और फिर हमारा रिस्पॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ छुई मुई टच मी नॉट, प्लांट व्हेन टच्ड बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप, ड्रॉप होगा ना, ड्रूप, ड्रूप का मतलब क्या होता है, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। और क्वेश्चन नंबर ए पढ़ते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। हाउ इज द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड इन टच मी नॉट प्लांट्स, सेम वही इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के फॉर्म में जाते हैं, ठीक है। व्हाट इनेबल्स द प्लांट सेल्स टू ब्रिंग आउट द ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स, व्हाट इनेबल्स द प्लांट सेल्स टू ब्रिंग आउट द ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स, वही चेंज। स्टिमुलस क्या हुआ, टच किया तो उसने अपने पत्तों को ऐसे करके फोल्ड कर लिया, राइट। तो भाई मैसेज जाएगा और मैसेज वापस आएगा, तो रिस्पॉन्स तो होगा ही होगा, तो रिस्पॉन्स क्या करता है, उसको फोल्ड कर लेता है, ओके। इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स की वजह से जो मैसेज डिलीवर होता है उसकी वजह से वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। हम भी तो रिएक्ट करेंगे ना, जैसे हम मान लो कोई चिल्लाए आपका नाम है एक्स, और अगर किसी का नाम एक्स है तो अपने आप मुड़ जाएगा कि मेरा नाम कोई बुला रहा है, तो चेंज क्या हुआ, स्टिमुलाई, कि नाम किसी ने पुकारा और आप घूम गए, रिस्पॉन्स हुआ ना। तो यही है भैया, इसमें भी केमिकल और मैसेज के फॉर्म में केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ही जाता है, एंड वो रिस्पॉन्स
देते हैं। सी, डिफ्रेंशिएट द मूवमेंट मेंशन्ड अबव फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स इन अ पी प्लांट। अब भैया ये टच मी नॉट का नेस्टिक मूवमेंट होता है, मतलब स्टिमुलस की तरफ नहीं होता। स्टिमुलस मान लो स्टिमुलस की डायरेक्शन इधर है तो उसका मूवमेंट इधर होगा, और टेंड्रिल में अगर स्टिमुलस की डायरेक्शन इधर है तो वो इधर ही होगा। तो टेंड्रिल में ट्रॉपिकल मूवमेंट होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। और टच मी नॉट में क्या होता है, टच मी नॉट में नेस्टिक मूवमेंट होता है, अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है बेटा, ओके ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक कोडिंग होती है। जेनेटिक कोडिंग समझते हो ना, आंख कैसी होगी, नाक कैसी होगी, ठीक है। अरे भैया माता पिता से ही तो आता है जीन्स। क्रोमोसोम, अब जीन्स पहनने वाला जीन्स नहीं, जीन होता है, जेनेटिक कोडिंग, ठीक है। अब कैलकुलेटर कोई बना रहा है, कोड करा ना उसने, ठीक है, तो ऊपर वाले ने कोड कर दिया है, तो किसके फॉर्म में किया है? क्रोमोसोम। उसके अंदर जेनेटिक कोडिंग होती है कि इंसान कैसा दिखेगा, तो जेनेटिक कोडिंग आपके क्रोमोसोम्स में मिलती है। ओके, आंख नाक कान कैसी होगी सब यहाँ से डिसाइड होता है। बी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए कंटेंट ऑफ अ स्पीसीज इज इंश्योर्ड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब भैया क्रोमोसोम्स के अंदर दो जीन होते हैं, क्रोमोसोम ये पेयर में होते हैं, राइट, क्रोमोसोम्स, ठीक। एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ गैमेट, जब गैमेट फॉर्म होता है, डेट मीन्स मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। हैप्लॉइड मतलब आधा, भैया इधर से मेल से आधा आएगा, फीमेल से आधा आएगा, तो बच्चे में पूरा हो जाएगा, ठीक है। इधर से आधा गैमेट फॉर्मेशन, हैप्लॉइड हो जाते हैं, और इस तरीके से डीएनए कांस्टेंट रहता है। ये नहीं कि माँ बाप का पूरा डीएनए तो बच्चे में दुगना डीएनए ना, डीएनए कांस्टेंट चलता है, या क्रोमोसोम्स कांस्टेंट चलते हैं। 22 क्रोमोसोम्स सेम होते हैं, एक अलग होता है जिससे जेंडर डिसाइड होता है, एक्स वाई और एक्स एक्स। एक्स एक्स है तो लड़का, एक्स वाई है तो सॉरी, एक्स एक्स है तो लड़की, एक्स वाई है तो लड़का, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यही है रीजन इसका। नाउ ड्रॉ रे डायग्राम्स टू शो द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज formed by a convex mirror. Draw ray diagrams to show the nature, position and relative size of the image formed by a convex mirror when the object is placed at infinity and between infinity and pole of the mirror. भैया दो डायग्राम बनाने हैं, क्या करना है? दो डायग्राम बनाने हैं, चलिए बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा कहाँ गया भैया, कॉन्वेक्स मिरर है तो पहले इधर बना देते हैं, विजिबल है ना बेटा, हाँ ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी से रेज आती हैं पैरेलल, पैरेलल आने के बाद डाइवर्ज हो जाएंगी, डाइवर्ज होने के बाद फोकस पे मिलेंगी, ठीक है बेटा, फोकस पे मिलेगी। तो ये रहा। अब इमेज फॉर्म बाय करना क्या है? रिलेटिव साइज, नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज, ओके। तो नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा है? हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, ओके। सेकंड, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भैया यहां पे रख दो किसी ऑब्जेक्ट को, ए बी, पैरेलल भेजेंगे तो वो फोकस से चला जाएगा, ठीक। एक एंगल आई इक्वल टू एंगल आर भेज देते हैं, ये भी डॉटेड लाइन से होना चाहिए, नकली काम सारा डॉटेड से होता है, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इसकी पोजीशन फोकस पे है, इसका पोजीशन पोल और फोकस के बीच में है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है और डिमिनिस्ड है। कैसा है बेटा? डिमिनिस्ड। तो इतना आप कर देंगे, आपको थ्री मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ओके। आप एक बार इसे नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज ये सब तो आता ही होगा, आप लोगों को पढ़ाया भी है हमने, ओके। इसे रिवाइज करने के लिए आप हमारे चैनल पे सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, सब कुछ अपलोडेड है, ओके बेटा। देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिखिए। तब तक मिटाना पड़ेगा, अगला क्वेश्चन भी तो करना है।
चलो देखो तो जरा, तब तक आप लोग अगला क्वेश्चन रीड कीजिए, देखते हैं होता है या नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके भैया, कंसीडर कर लिया। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आप देख सकते हैं बेटा ये दोनों पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आर पी 1/10 1/15, 10 15 का एलसीएम 30, यहाँ 3 यहाँ 2। आई होप आप लोगों को एलसीएम लेना तो आता ही होगा। पैरेलल 5/30 काटेंगे 6 तो आर पैरेलल हो जाएगा 6 ओम। इनको सॉल्व करके आया 6, ये भी पैरेलल में है तो इसका भी एक बार फॉर्मूला लगा लेते हैं। 1/60 1/40, एलसीएम आएगा 120, तो यहाँ आएगा 2 और 4 3 12, तो यहाँ आएगा 3, तो 5/120 आर पैरेलल। तो 1/r पैरेलल 120 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा रेसिप्रोकल कर दिया क्या? तो यहाँ पर आएगा आर, आर पी। तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, पक्का। अब ये भी सॉल्व हो गया, ये भी। अब ये देखिए यहां पर इसको ऐसा करें तो अब ये 24 आया और ये 6, कितना आया? 6। तो अब ये देखिए ये दोनों जो पिंक लाइन दिख रही है ये सीरीज में कनेक्टेड है ना बेटा, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 30। सीरीज में तो जोड़ देते हैं ना सिंपल, तो 24 को 6 में जोड़ दीजिए, आपका टोटल निकल जाएगा, 30 आ जाएगा। ओके ना, इतना करने के बाद क्या करें भैया हम? अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर का है, एक तो मिल गया। द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, तो 15, तो इसके बाद लगेगा V इक्वल टू आई आर। ये है 15, I हमें पता नहीं, R है 30, तो 15/30, 15 एकम 15, 15 दूनी 23, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम। मतलब इस पे सब कुछ मिटा देता हूं तभी हो पाएगा, बस ध्यान रखना। करंट है 0.5, ये सॉल्व करके कितना आया था? 6, और ये आया 24। ठीक है, मिटाता हूं फटाफट। यहां से भैया करंट चला है 0.5 एम्पियर का, ये टोटल है 6। क्या है? यहां पर टोटल 6 ओम आया था, तो यहां पर निकालना है तो V इक्वल टू आई आर लगा दीजिए। 6 इंटू 0.5, 6 पंजे 30 का 3 वोल्ट। ठीक है, और पैरेलल में पोटेंशियल होता है सेम, पैरेलल में पोटेंशियल होता है सेम। तो इस पे भी होगा, इस पे भी होगा 3 वोल्ट और इस पे भी होगा 3 वोल्ट, और 3 वोल्ट के बाद जो बच गया वो मिल जाएगा इसको। ठीक है, इसका कितना आया था? 24। तो 24 में अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 चौके 20 का 2, 5 दूनी 10, 2 12, तो 12 3 15, ठीक तो है। ओके बेटा, 3 वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। नाउ write the relationship between resistivity and resistance of a cylindrical conductor of length L and area of cross section A, hence derive its SI unit। इसको तो मेरी नानी कर लेंगी क्योंकि इसका होता है R इक्वल टू रो L/A, और फिर रजिस्टिविटी की हमें क्या करनी है? SI यूनिट। तो रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A अपॉन L। R का होता है ओम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो मीटर से 1 मीटर मर गया तो ओम मीटर, SI यूनिट ओम मीटर हो गया। वाई आर एलॉयज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस? क्योंकि वो टेम्परेचर से नियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़िया, पता चला पिघल गया, डेली डेली उसको बदल ही रहे हैं। ठीक है, तो एलॉयज का इसीलिए वो अच्छा, मतलब टेम्परेचर से उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो नियरली अनअफेक्टेड रहता है। कैसा रहता है बेटा? अनअफेक्टेड। ओके ओके, अरे बोलो भैया, हो गया? इतनी आसानी, इतनी आसानी से? अरे हाँ हाँ मेरे भाई, हाँ ऐसी होता है, ऐसी बना दो। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 टू 36 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कितना नंबर देंगे? 5 नंबर देंगे भैया। कितना नंबर देंगे ये लोग? 5, पूरे 5 नंबर मिलेंगे इसको करने के बाद। चलिए देखते हैं 5 नंबर मिलता है या नहीं। ये मिटा नहीं रहा भाई।
34 का ए, ड्रॉ टू आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटीन। पहले ब्यूटीन तो बना लें, ब्यूटीन का आइसोमेरिक स्ट्रक्चर। तो भैया 1 2 3 4 डबल बॉन्ड 4, फिर यहाँ पर एक H, तो 2 3, यहाँ पर भी H आएगा, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H H H H। तो एक तो यही हो गया, ठीक है, ब्यूटीन। ओके, अब इसके बाद एक को थोड़ा सा पलट दो, एक कार्बन को इधर उधर लगा देंगे, सी सी, एक मिनट ये रहा, हाँ, सी डबल बॉन्ड सी, और एक सी को यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे H H, 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड होने चाहिए बच्चों। और आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन वहाँ, 4 कार्बन वहाँ, ठीक है। 4 तो हैं, 2 4 और 5 और 2 7, और यहाँ पर क्या हो गया, एक मिनट, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमें 3 और चाहिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोमर। 2 आइसोमर बनाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स हैं। ओके बेटा, बस फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर अलग हो चलेगा, और चलेगा क्या, उसी को आइसोमर्स कहते हैं। ओके, नाउ नोट करना है तो कर लीजिएगा उसको। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। आप देखेंगे 1 2 3 कार्बन है, तो ये होगा प्रो, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन लगा है, तो ये होगा क्लोरोप्रोपेन। क्या होगा? क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पर देखिए सेकंड में C डबल बॉन्ड O, और बीच में आया है, तो ये कीटोन की प्रॉपर्टी है, किसकी? कीटोन की, और उसका फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। लेकिन इसका नामकरण करने के लिए हम E मिटा देंगे और वहां लगाएंगे ONE1, तो ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। ओके बेटा, हो गया क्वेश्चन, 5 नंबर मिल गए आपको हैं। अभी तो इसमें एक और क्वेश्चन है, अभी 5 नंबर मिले नहीं है, एक नंबर यहाँ, शायद कुछ यहाँ मिलेगा। ओके चलिए आगे बढ़े, मिटा देते हैं, अभी 5 नंबर मिले नहीं है बेटा हमें, अभी मिलेंगे, डोंट वरी, सारे बता दूंगे आपको। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, मेंशन वन इसेंशियल कंडीशन ईच फॉर दिस रिएक्शन टू टेक प्लेस। इथेनॉल अंडरगोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो भैया इसका कंप्लीट C2H5OH, और यहाँ पर यूज होता है नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। और फिर यहाँ पर आएगा एल्केलाइन KMnO4, ठीक है, और एसिडिफाइड K2Cr2O7, यही नेसेसरी कंडीशन है। या तो एल्केलाइन KMnO4 ले लो, ठीक है, एल्केलाइन मतलब इसमें NaOH मिला देना, या एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसके बिना ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनेगा CH3COOH, CH3COOH, क्या बनेगा बेटा? CH3COOH, इथेनोइक एसिड। जल्दी लिख लीजिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अपलोड कर रखी है मैंने, सब नोट्स में मिल जाएगा आपको, जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पढ़ाई हैं उसी में से है सब कुछ। ओके, प्रोपीन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन, अब प्रोपीन है, अब ईन है तो डबल बॉन्ड होगा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। ओके, तो प्रोपीन 3 कार्बन है, C3H6। अब इसका क्या करें भैया? इस तरीके से नहीं करेंगे, हाइड्रोजनेशन करना है तो इसका निकल कैटलिस्ट होता है, बिना निकल के ये कंडीशन भी पूछिए बेटा। यहाँ पर एल्कलाइन KMnO4 यूज करेंगे, ये अवेलेबल नहीं है तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करेंगे। ओके, प्रोपीन तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H H H, यहाँ पर H, ठीक है, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, तो C3H6 होता है ना, 2 2 4 2 6। ओके, अब इसमें हम हाइड्रोजन क्या करना है? हाइड्रोजनेशन, H2 का ऐड करना है, निकल, और साथ में देंगे हीट। निकल कैटलिस्ट का काम करता है, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है, तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, और ये बनेगा प्रोपेन।
इसी को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल। ठीक है, मिटा दें ये सब, ये वाला मिटा देते हैं, ये तो लिख लिया होगा। इथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, साथ में C2H5OH का रिएक्शन कराना है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल होती है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेकर। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है ईस्टर। क्या बनता है बेटा, ईस्टर। CH3COOC2H5। ठीक है, इथाइल इथेनॉल भी कहते हैं इसको, और इसी को कहते हैं ईस्टर। क्या कहते हैं बेटा, ईस्टर। और साथ में H2O बनता है प्लस H2O, CH3COOC2H5 प्लस H2O। बैलेंस जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ओके, तो अब आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिलेंगे बेटा, 5 नंबर। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए फटाक से, वरना मैं मिटा देता हूँ। इसका और पोर्शन भी है, उसे भी अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, अ कार्बन कंपाउंड X इज अ गुड सॉल्वेंट ऑन रिएक्शन विद सोडियम। ओके, X का रिएक्शन हुआ है सोडियम के साथ, फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट Y एंड Z, Y प्लस Z बना है। Z इज यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। अभी किया था, अभी किया था बेटा, वो वेजिटेबल ऑयल अनसेचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाने का प्रोसेस हाइड्रोजनेशन, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, Z इज यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि Z हमारा H2 है। क्या है, हाइड्रोजन है। आइडेंटिफाई एंड नेम X, Y एंड Z, ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ X विद सोडियम टू जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो X क्या होगा आपका, गुड सॉल्वेंट है, तो ये होगा एल्कोहल, C2H5OH प्लस Na, तो इससे बनेगा C2H5ONa, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, इसे सोडियम इथोऑक्साइड भी कहते हैं, प्लस बनता है H2। तो आपका Y हो गया सोडियम इथोऑक्साइड, Z हो गया H2। ओके, और रिएक्शन भी हमने लिख दी। आइडेंटिफाई एंड नेम X एंड Y एंड Z, तो X हो गया आपका इथेनॉल। ठीक है, Y हो गया आपका सोडियम इथोऑक्साइड एंड Z हो गया आपका हाइड्रोजन। ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ X विद सोडियम, तो X का सोडियम के साथ रिएक्शन भी मैंने लिख दिया। ओके, नोट कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ। जल्दी नोट करो बेटा। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। आई डोंट थिंक अभी हमें 5 नंबर मिले हैं, इसके बाद मिलेंगे। ओके, ये रहा उसी का पोर्शन है, सेकंड क्वेश्चन है उसमें। राइट केमिकल इक्वेशन टू शो दैट व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल बर्न्स इन ऑक्सीजन। बहुत ही आसान है, C2H5OH प्लस O2, इसका कंबशन करेंगे तो बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट, या एनर्जी भी आप लिख सकते हैं। अच्छा फ्यूल होता है। is heated at 443 Kelvin in excess of concentrated H2SO4, C2H5OH प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, इसको डायरेक्टली हीट करना है तो बेसिकली डिहाइड्रेशन होता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है, इसमें से बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन कहते हैं इसको। रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो भैया अभी ये बताए थे हम आपको C2H5, तो इसमें आएगा आपका नेसेंट ऑक्सीजन, एसिडिफाइड मतलब H2SO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 बने, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा CH3COOH, इथेनोइक एसिड बनेगा। ये 3 रिएक्शंस आप लिखिए, जल्दी लिख लो बेटा, जल्दी पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो। 5 नंबर मिल गए हम लोगों को। चलिए मिटाते हैं।
35 का ए, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी, ओवरी का क्या पार्ट होता है भैया? एक तो ये एग बनाता है, फीमेल एग, राइट, और एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन भी रिलीज करता है, जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, मेल गैमेट को पूरा ट्रैवल करके फेलोपियन ट्यूब तक जाना होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ओके। यूट्रस, यूट्रस में जो क्या बोलते हैं, जब गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट इम्प्लांट होता है, ठीक है, यूट्रस में। हो गया, एक एक फंक्शन लिखते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लिख दिया, ओके। स्टेट ब्रीफली टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज्ड बाय ह्यूमन मेल्स। अब कॉन्ट्रासेप्टिव होता है प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए, राइट। तो पहला आप कहते हैं कि फिजिकल मेथड हो सकता है या मैकेनिकल मेथड भी उसी को कहते हैं, जिसमें कॉन्डम्स वगैरह आते हैं, ओके। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर दूसरा मेथड क्या होगा? सर्जिकल मेथड, वेसेक्टोमी जिसे कहते हैं। ट्यूबटोमी फीमेल्स में होता है, वेसेक्टोमी मेल्स में होता है, जिसमें वास्ट डिफरेंस का एक छोटा सा हिस्सा काट कर सिल दिया जाता है, ओके। तो ये दो मेथड्स आप लिख सकते हैं, बिल्कुल, ओके। 5 नंबर मिलके, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। और वाला पार्ट देख लीजिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये तो आप खुद कर लेना यार, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है, खुद कर लेना, मैं नहीं कर रहा ये। आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी इन द डायग्राम गिवन बिलो एंड राइट वन फंक्शन ऑफ ईच। सबका फंक्शन भी लिखना है। ए क्या है? स्टिग्मा है, बी पॉलन ट्यूब है, और सी आपका ओवरी, आप ये कह सकते हैं ओव्यूल है, ठीक है। सबका फंक्शन, तो स्टिग्मा क्या होता है? थोड़ा सा स्टिकी होता है ताकि पॉलन ग्रेन आकर उससे चिपक सके, ओके। अब पॉलन ट्यूब क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है, ये क्या करता है? फर्टिलाइजेशन। और सी पर आप कह सकते हैं कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट क्या हो रहे हैं? फ्यूज हो रहे हैं, या ओवरी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। ओवरी है जो आगे चल के फूल से फल में बदल जाता है, ओके बेटा, ओके। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बायो का पोर्शन बहुत ईजी था। नेक्स्ट, अब आप देखेंगे द पावर ऑफ अ लेंस एक्स इज -2.5d, फिजिक्स आ गई, 5 नंबर का क्वेश्चन है। द पावर ऑफ अ लेंस एक्स इज -2.5d, नेम द लेंस एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो बेटा पावर इक्वल टू -2.5d है, तो माइनस से पता चल रहा है कॉनकेव है, मतलब डाइवर्जिंग है। पावर इक्वल टू 1/f होता है, तो f इक्वल टू 1/p हो जाएगा। तो 1/2.5, पॉइंट हटाया, यहाँ 0, तो 10 को 25 से डिवाइड करना तो मीटर में आता है। मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 25 चौके 100, ओ माइनस तो लिया ही नहीं, तो 25 चौके 100, तो माइनस का 40 सेंटीमीटर हो गया। फॉर विच आई डिफेक्ट ऑफ विजन विल एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ लेंस एज अ करेक्टिव लेंस? मायोपिया। मायोपिया में तो कॉनकेव यूज होता है, जब दूर का दिखाई नहीं देता, वही होता है ना, चेक कर लेना एक बार। द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m फॉर अ लेंस इज -2, ओके। मैग्निफिकेशन एक -2 दे रखा है। यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एंड कंसीडरिंग दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस, मतलब यू दे रखा है आपको -20 सेंटीमीटर। लेंस है क्या? लेंस है बेटा। द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, ओ माई गॉड, नेचर बताना है। नेचर क्या बताना है? सिंपल है, नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। जब जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो आपका नेचर इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है, पक्का? हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल। साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, चलो पोजीशन ऑफ द इमेज सेकंड पे बाद में आते हैं। m इक्वल टू होगा v/u, ये -2 है v और ये -20, तो ये माइनस माइनस प्लस 40 सेंटीमीटर, लो पोजीशन निकल गई, ठीक है। साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, ओके, तो m इक्वल टू होता है hi/ho, तो ये है -2 hi/ho, तो हाइट ऑफ इमेज -2ho, तो इमेज का जो साइन है वो नेगेटिव होगा, डेट मीन्स इमेज इज रियल, ठीक है। और जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से दुगना है। कितना है बेटा? दुगना। ये देखो आपके सामने आ गया। पोजीशन ऑफ द इमेज निकल गया, साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव, साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रहा दुगना, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, ओके बेटा। चलिए मिटार देते हैं इसको।
चलो देखो, अभी 5 नंबर मिले नहीं है, अब मिलेंगे. द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज ए एंड बी 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. Which one of the two will show higher degree of convergence, divergence? Give reason to justify your answer. अब कन्वर्जेंस स्लैश डाइवर्जेंस और पूछ रहा है, तो आप एक बार दोनों की वैल्यू को नेगेटिव में ले लीजिए और एक बार पॉजिटिव में. ओके, तो भैया पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के. फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर घटेगी, फोकल लेंथ घटेगी तो पावर बढ़ेगी. तो भैया ये जो दिख रहा है ना, ये ज़्यादा डिग्री शो करेगा कन्वर्जेंस का या फिर डाइवर्जेंस का. अगर ये कन्वर्जिंग है तो ज़्यादा कन्वर्जिंग करेगा, और अगर ये डाइवर्जिंग है तो ज़्यादा डाइवर्जेंस शो करेगा. ओके, आपको दोनों केसेस साथ लेके चलने पड़ेंगे. गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर. पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगा, फोकल लेंथ घटेगा तो पावर बढ़ेगा. ओके बेटा, हो गया, मिल गया 5 नंबर. बड़ा ही इजी क्वेश्चन था भाई. चलिए इसका और पोर्शन देख लेते हैं. ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब व्हेन इट फॉल्स ऑब्लिकली फ्रॉम एयर इनटू ग्लास. चलिए आप लोग ये भूल गए होंगे, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ. ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं शेप का यूज़ करूँगा. शेप लूँगा मैं, चलो भैया शेप पहले से ही है, ये रहा. ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो गया. अब इस पर कलर को मैं चेंज करूँगा. सबसे पहले एक नॉर्मल बनाऊँगा. नॉर्मल बनाने के बाद मैं इस पे एयर, पहले नामकरण कर देता हूँ बेटा. ये एयर है, ये ग्लास है, अब फिर से एयर है. ठीक है, अब इस पे मैं रेज भेजूंगा, इसे इंसिडेंट रेज बोल दूंगा. ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, यहाँ एंगल आई हो गया. अब भैया ये एयर से ग्लास में जा रहा है, मतलब रेयर से डेंसर, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, यहाँ पर एंगल आर बन जाएगा. फिर हमें यहाँ पर एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा यहाँ पर. ठीक है, अब ये देखिए डेंसर से रेयर जा रहा है तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, ये रहा. और यहाँ पर बनने वाले एंगल को कहेंगे एंगल ई, एंगल ऑफ इमरजेंस. सब बता रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, एक एक करके सारे पार्ट को एक्सप्लेन कर दीजिएगा. इसे कहते हैं इमरजेंट रे, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे. ओके, और मान लीजिए ग्लास स्लैब यहाँ नहीं होता तो लाइट ऐसे जाती विदाउट एनी डेविएशन, तो इनके बीच की डिस्टेंस को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, LD, लेटरल डिस्प्लेसमेंट. बस हो गया, इससे ज़्यादा कोई क्या ही करेगा. नामकरण आप कर देना है, आई ऐसे लिख देना यहाँ पर, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई, एंगल ऑफ. अब सारे काम मैं ही करूँ क्या? ठीक है. अब नेक्स्ट इसमें क्या, स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. स्नेल्स लॉ क्या कहता है भैया? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट. बस ये कहता है जब तक मीडियम सेम है, जब तक मीडियम सेम है, एयर से ग्लास, एयर से ग्लास, एयर से ग्लास, एयर से ग्लास, तो किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और किसी भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसका साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट ही होगा, हमेशा सेम आएगा, हमेशा ही सेम आएगा. ठीक है. डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉनकेव लेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन. चलिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स का ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन. ठीक है, तो भैया कॉनकेव वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तभी बनाता है जब पोल और फोकस के बीच में रखा हो, अदरवाइज नहीं बनाता. कॉन्वेक्स कहीं भी रख दो बना देता है, इन्फिनिटी पर रखो तब भी बनाएगा, और पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रख दो तब भी बना देगा. यही कंपैरिजन है. मैग्निफिकेशन, भैया कॉनकेव मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बड़ी बनाता है, मतलब उसका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है, और कॉन्वेक्स का मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है. हमेशा ही लेस देन 1 होगा या डिमिनिश्ड बनाएगा, डिमिनिश्ड समझ लीजिए. ओके बेटा, हमेशा ही होता है, ये नहीं कि एक बार होगा, हमेशा ही होता है. नेक्स्ट, sea water contains many salts dissolved in it. Common salt is separated from these salts. Deposits of solid salt are also found in several parts of the world. These large crystals are often brown due to impurities. This is called rock salt and is mined like coal. The common salt is an important raw material for chemicals of daily use. Case based question है. ठीक है.
राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू शो द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। अब ब्राइन का मतलब क्या होता है, NaCl में H2O मिला दिया, इसी को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। फिर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो बनता है NaOH, ठीक है, साथ में बनता है H2 + Cl2। इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लोरीन बनता है और एक अल्कली बनता है, NaOH बनता है ना, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है बेटा। लिस्ट टू यूजेस ऑफ एनी वन प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। इन तीनों में से किसी का ले लो और 2 यूज लिख दो। सबसे आसान हाइड्रोजन, रॉकेट फ्यूल में यूज होता है और हाइड्रोजनेशन करते हैं वेजिटेबल ऑयल का, सिंपल खत्म। क्लोरीन टू डिसइंफेक्ट वाटर, HCl बनाने में यूज होता है। NaOH पेपर वगैरह बनाने में यूज होता है, ठीक है, साबुन बनाने में NaOH का यूज होता है, जो इच्छा हो लिख देना। A mild non-corrosive basic salt A used for faster cooking is strongly heated to produce a compound B, okay, that is used for removing permanent hardness of water. permanent hardness of water remove करने के लिए यूज होता है Na2CO3 और वो बनता है बेकिंग सोडा से, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन आपका ये होगा NaHCO3, इसको हीट करेंगे बेटा, हीट करेंगे तो बनेगा Na2CO3 + H2O + CO2, ओके। और ये Na2CO3 जो बना है यही आपका परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर वॉशिंग सोडा होता है ना, सोडा एस। अब इसमें 10H2O ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, 10H2O, तो बनता है वॉशिंग सोडा, ये सोडा एस है अभी। और आइडेंटिफाई A एंड B, ऑल्सो राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन डेट अकर्स। तो A आपका हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और B हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ओके बेटा। रिएक्शन आपके सामने मैंने लिखी थी, NaHCO3 को हीट किया, Na2CO3 + H2 + CO2। नेक्स्ट डिफाइन, अच्छा इसका और ऑप्शन है और करने का, अच्छा लिखना चाहते हो जल्दी लिख लो, पॉज करके लिख लो आप लोग, बाकी सब मिटा देते हैं। और पोर्शन मतलब आप चाहें तो ये अटेम्प्ट कर सकते थे या ये, इसका ऑप्शन नहीं है, ये इसका ऑप्शन है, इन दोनों में चॉइस है, 2 मार्क्स का। डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट दैट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 2 एग्जांपल देने हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल, जो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है तो उस वक्त कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। बहुत सारे, अभी तो ये बताया था Na2CO3 डॉट 10H2O, एक CuSO4.5H2O, इन लोगों का कलर इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही होता है, इसमें 5 इसमें 10, ठीक है। FeSO4.7H2O भी होता है, CaSO4.5H2O, ऐसे करके, ओके बेटा, ओके ओके, ठीक है। चलो अब देखो, इसको मिटाने के बाद अब एक बायो का केस स्टडी है। द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, ओके। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन अ क्लास और इवन asleep, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन, बिल्कुल सही बात है। These maintenance processes require energy to prevent damage and breakdown of cells and tissues, which is obtained by the individual organism from the food prepared by the autotrophs called producers। बिल्कुल सही बात है, autotrophs खाना बनाते हैं, producers कहते हैं उनको, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िएगा जरा क्या लिखा है। नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड, फोटोसिंथेसिस। ये क्या क्वेश्चन है, चलो ठीक है भैया, मिल गया 1 नंबर फ्री का, ले लेते हैं। राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द अबव प्रोसेस, CO2 + H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 + O2। बैलेंस कर लेना, मैं फिर बोल रहा हूं, बैलेंस नहीं करोगे मार्क्स कट जाएगा, ओके बेटा। State in proper sequence the events that occur in synthesis of a food by desert plant। क्या हो गया भैया, सबसे पहले CO2 का सनलाइट को ट्रैप करेंगे क्लोरोफिल के द्वारा, फिर लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा, यह दूसरा स्टेप है। तीसरा CO2 में H2 ऐड करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे, ठीक है, रिडक्शन होता है ना CO2 का कार्बोहाइड्रेट्स में, ये 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, फिर लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन यहाँ पर डेजर्ट प्लांट का पूछ रहा है, इसके सेंस में आपको एक बात और लिखनी पड़ेगी यहाँ पर
कि डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 रात में लेते हैं, ठीक है, और जो दिन में एनर्जी मिलती है फिर उसका यूज करके खाना बनाते हैं। ये बात जरूर लिख देना, डेजर्ट प्लांट्स रात में CO2 लेते हैं, ठीक है, और फिर जो दिन में एनर्जी मिली थी उसका यूज करके खाना बनाते हैं। ओके बेटा, ओके, याद रहेगी ना ये बात, ठीक है। और ये बात अगर आपको पसंद नहीं आई तो और वाला अटेम्प्ट कर लेना इसकी जगह। एक्सप्लेन गिविंग रीजन व्हाट हैपेंस टू द रेट एट विच द ग्रीन प्लांट्स विल प्रिपेयर फूड। फूड बनाने की प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर। अब क्लाउडी वेदर होगा तो सनलाइट नहीं मिलेगी तो फूड बनाने का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ओके, व्हेन स्टोमेटा गेट ब्लॉक्ड ड्यू टू डस्ट, अब डस्ट की वजह से स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएगा तो गैसेस का आदान प्रदान नहीं होगा और वाटर का लॉस, इनटेक और आउटटेक भी नहीं होगा, तब भी आपका फूड प्रिपरेशन स्लो हो जाएगा। ओके, हमारा नहीं मतलब ऑटोट्रॉप्स का, प्रोड्यूसर्स का। ओके बेटा, ओके, इजी था ना, ठीक है, इजी था, बहुत इजी था। 39, in our homes we receive the supply of electric power. In our homes we receive the supply of electric power through a main supply, also called mains, either supported through overhead electric poles or by underground cables. In our country the potential difference between the two wires, live and neutral, of the supply is 220 volt. बिल्कुल सही बात है भैया, हमारे घर में फ्यूज़ वगैरह सब कुछ लगा ही रहता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर घर में आते ही हैं, 220 वोल्ट की सप्लाई हमारे घर में आती है। तो यही केस स्टडी क्वेश्चन है, फिजिक्स के ऊपर है। ऑप्शन तो पहला क्वेश्चन, राइट द कलर्स ऑफ इंसुलेशन कवर ऑफ द लाइन वायर्स थ्रू विच सप्लाई कम्स टू आवर होम। तो घर में 2 वायर आते हैं, एक लाइव और एक न्यूट्रल, तो लाइव के लिए रेड, न्यूट्रल के लिए ब्लैक, यही कलर है, यही पूछ रहा है, 1 नंबर मिल गया। What should be the current rating of the electric circuit 220 volt so that an electric iron of 1 kilowatt power rating can be operated। भैया पावर दे रखा है 1 किलोवाट, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, तो पावर इक्वल टू होता है VI। तो ये 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट, वोल्ट 220, अब करंट है 0 से 0 मर गया, 100 को 22 से डिवाइड कर लीजिए, आपका करंट निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, स्टेट द एडवांटेज ऑफ द अर्थ वायर इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज सच एज इलेक्ट्रिक आयरन। अब अर्थ वायर मेटेलिक अप्लायंसेज में दिया जाता था, आजकल तो खैर इलेक्ट्रिक आयरन भी प्लास्टिक का आ गया है, तो 3 अब अर्थ वायर क्या करता है, जो एक्स्ट्रा करंट होता है उसको लेकर अर्थ में डाल देता है। ठीक है, अर्थ में इसलिए ले जाता है ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, कोई दुर्घटना ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। ओके बेटा, जितना भी एक्स्ट्रा करंट आता है उसको लेकर अर्थ में डाल देता है। ओके, यही अर्थिंग इसीलिए की जाती है घरों में। ठीक है, और लिस्ट 2 प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स, स्टेट हाउ दिस प्रिकॉशंस प्रिवेंट पॉसिबल डैमेज टू द सर्किट और अप्लायंसेज। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट बचाने के लिए आपको क्या, भाई गीले हाथों या वेट हाथों से कभी आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को टच वगैरह नहीं करना चाहिए, राइट। ओके, और वायरिंग करते वक्त वगैरह या घर की वायरिंग होते वक्त ये चेक कर लेना चाहिए कहीं इंसुलेशन वियर एंड टियर ना हो गया हो, राइट। और कहीं आपको ये हीटिंग अप्लायंसेज यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर अच्छी क्वालिटी का वायर यूज़ करें या एलॉय वायर यूज़ करें, ताकि वो हीट को क्या कर सके, हीट को सह सके, टेम्परेचर से उसको इफेक्ट ना पड़े। नॉर्मल वायर लिया, पता चले पिघल गया, चिपक गया दूसरे वायर से, या इंसुलेशन खुद से वियर एंड टियर हो गई, चिपक गया, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, घर में आग लग सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ओके बेटा, ठीक है, बड़ा ही इजी था ये सब। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। ठीक है, सारे A to Z क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ओके बेटा, सो आई थिंक अब यहाँ पर हमें इसे एंड करना चाहिए। एंड साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।